आज हम एक हॉरर एंड थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरासाइट पार्ट 1। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरू होते ही हमें कुछ पैरासिटिक इंसेक्ट्स को समुद्र से बाहर आता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को सोते हुए देखते हैं जिसके कान के पास भी ऐसा ही एक पैरासाइट होता है। देखते ही देखते वो पैरासाइट उस आदमी के शरीर में चला जाता है। वो आदमी कुछ समय के लिए तो तड़पता है और फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद शीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शिंची इजुमी। और शिंची भी सोया हुआ होता है। तभी उसके पास भी वैसा ही एक पैरासाइट आ जाता है, लेकिन शिंची ने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे होते हैं, इसीलिए वो पैरासाइट उसके कान में एंटर नहीं कर पाता है। तो फिर वो पैरासाइट शिंची के नाक से एंटर करने की कोशिश करता है, जिससे शिंची की नींद उड़ जाती है और वो उस पैरासाइट को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो पैरासाइट शिंची के हाथ पर अटैक करता है और स्किन के अंदर घुस जाता है। शिंची बहुत घबरा जाता है और अपने हाथ को अपने ईयरफोन से कसकर बांध देता है। तभी शिंची की मोम उसके द्वारा किए गए शोर की वजह से उठ जाती है और उसके रूम में आ जाती है। वो शिंची को डांटती है क्योंकि शिंची बहुत ज़्यादा शोर कर रहा होता है और उसे सोने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। शिंची अपने हाथ को देखता है तो वो भी नॉर्मल हो चुका होता है, इसीलिए शिंची भी सो जाता है। अब हमें अगली सुबह उस आदमी को दिखाया जाता है जिस पर पैरासाइट ने रात को अटैक किया था। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ के पास आता है और देखते ही देखते उसका फेस कई टुकड़ों में बंट जाता है और वो अपनी वाइफ के सिर को खा जाता है। यहाँ हमें पैरासाइट्स के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि अगर वो किसी ह्यूमन के ब्रेन तक पहुँच जाते हैं तो फिर वो ह्यूमन की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही अगर जिस ह्यूमन को उन्होंने कंट्रोल किया होता है वो मरता है तो उन्हें जल्द से जल्द नया होस्ट ढूंढना होता है, वरना वो पैरासाइट में मर जाते हैं। इसके बाद सीन शिंची पर शिफ्ट होता है जो बार बार अपने हाथ को देख रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ उसकी एक फ्रेंड मुरानो आ जाती है और वो दोनों वहाँ से एक साथ स्कूल चले जाते हैं। शिंची जब स्कूल में होता है तो उसके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती है, जैसे उसका हाथ अचानक ही लंबा हो जाता है और वो बास्केटबॉल को काफ़ी ज़्यादा दूरी से ही नेट में डाल देता है। शिंची को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। अब वो घर आ जाता है और उसे अपने हाथ में कुछ आँख जैसा दिखाई देता है, इसीलिए वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चाकू को अपने हाथ के पास लेकर आता है तो उसका हाथ अचानक एक क्रिएचर में बदल जाता है, जिससे शिंची बुरी तरह से डर जाता है। थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर एक छोटा रूप ले लेता है और शिंची से बात करने की कोशिश करता है। दरअसल उस क्रिएचर ने शिंची की किताब पढ़कर और इंटरनेट से ह्यूमन लैंग्वेज को सीख लिया होता है। शिंची उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो क्रिएचर शिंची को अपना नाम मीगी बताता है। इसके बाद वो शिंची को ये भी बताता है कि वो भी शिंची के ब्रेन को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन शिंची ने अपने हाथ को ईयरफोन से बांधकर मीगी को केवल हाथ को कंट्रोल करने पर ही मजबूर कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कई और पैरासाइट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसानों को मारा होता है और वो उन्हें खाकर अपना पेट भर रहे होते हैं। दरअसल इन पैरासाइट्स को सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मीगी का केस थोड़ा अलग होता है क्योंकि उसने शिंची की पूरी बॉडी को पोजेस नहीं किया होता है, इसीलिए उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। शिंची मीगी से पूछता है कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे, जिस पर मीगी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो, अगर तुम खत्म हो जाओगे तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। इसके बाद मीगी शिंची के साथ काफ़ी अलग अलग जगह पर जाता है और केवल देख के ही काफ़ी चीज़ों को सीख लेता है, जैसे कि मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि शहर में बढ़ रहे ब्रूटल मर्डर्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ कोई भी एविडेंस नहीं लगता क्योंकि पैरासाइट्स बहुत ही चालाकी से लोगों को मार रहे होते हैं। अब सीन वापस शिंची पर शिफ्ट होता है जो कि स्कूल से वापस अपने घर आ रहा होता है। तभी मीगी ज़बरदस्ती उसे एक जगह पर ले आता है और बोलता है कि इस शॉप में एक मेरे जैसा ही पैरासाइट है। दरअसल ये पैरासाइट आपस में एक सर्टेन डिस्टेंस तक एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे के इंटेंशन को भी सेंस कर सकते हैं। जब शिंची उस शॉप के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक पैरासाइट होता है जो एक इंसान को खा रहा होता है। वो पैरासाइट मीगी की प्रेजेंस को भी भांप लेता है। वो मीगी को एक फ्रेंड समझता है, लेकिन जब वो शिंची और मीगी को देखता है तो उसे पता चलता है कि मीगी शिंची को पूरी तरह से पोजेस नहीं कर पाया, इसीलिए वो शिंची को मारने की कोशिश करता है, जिस पर मीगी उस पैरासाइट का सिर काटकर उसे मार देता है। लेकिन ये सब उसने शिंची के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की जान बचाने के लिए किया होता है, क्योंकि अगर शिंची मरेगा तो वो भी मारा जाएगा। जब शिंची घर आ जाता है
तो वो मिगी से पूछता है कि आखिर तुम लोग इंसानों को क्यों खाते हो, जिस पर मिगी उसे कहता है कि वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जैसे कि इंसान भी तो अपने सर्वाइवल के लिए जानवरों को खाते हैं, तो हमारा इंसानों को खाना भी गलत नहीं है। अब अगले दिन जब शिंची स्कूल जाता है तो असेंबली मीटिंग के दौरान मिगी को उसके आसपास एक पैरासाइट महसूस होता है। ये पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि शिंची की नई टीचर तमाया होती है, और तमाया को भी शिंची और मिगी के प्रेजेंस का पता चल जाता है। असेंबली मीटिंग के बाद शिंची तमाया से मिलने जाता है, जहां तमाया शिंची को बताती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बस इंसानों और पैरासाइट्स के ऊपर केस स्टडी कर रही है। इसके बाद वो शिंची को दो और पैरासाइट से मिलाती है, जिनमें से एक उसका स्टूडेंट समादा होता है और एक उसका हस्बैंड मिस्टर ए होता है। यहाँ वो शिंची को ये भी बताती है कि वो एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है, जो कि एक नॉर्मल इंसान की तरह होगा। इसके बाद वो मिगी को भी उसका ग्रुप ज्वाइन करने को बोलती है, जिस पर मिगी उसे मना कर देता है। वहाँ पर मिगी शिंची को तमाया के हस्बैंड मिस्टर ए से सतर्क रहने को बोलता है, क्योंकि उसे मिस्टर ए से किलिंग के इंटेंशंस आ रहे होते हैं। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें तमाया के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तमाया का स्टूडेंट समादा और उसका हस्बैंड मिस्टर ए एक इंसान को बुरी तरह से खा रहे होते हैं। इसके बाद हमें रात होने पर शिंची और मिगी को दिखाया जाता है, जहां मिगी शिंची को बताता है कि मिस्टर ए उनके आसपास है और उसे किलिंग के इंटेंशंस आ रहे होते हैं। शिंची पहले तो छुपकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो शिंची के सामने आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। अब मिगी और मिस्टर ए के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है। मिस्टर ए मिगी से स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए मिगी उसे मार नहीं पा रहा होता है। तभी शिंची एक नुकीला रोड मिस्टर ए के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे वो मर जाता है। शिंची को ये सब कुछ देखकर वोमिटिंग का मन कर रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ से भागता हुआ अपने घर आ जाता है। तभी हमें वापस मिस्टर ए को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक मरा नहीं होता है। उसके पास शिंची की मोम आ जाती है। इसके बाद सीन वापस शिंची और मिगी पर शिफ्ट होता है, जहां मिगी शिंची को उसके आसपास एक और पैरासाइट होने के बारे में बताता है। इसीलिए शिंची भागता है और किचन से एक चाकू उठा लेता है। तभी शिंची की मोम वहां आ जाती है और मिगी शिंची को बोलता है कि यही वो पैरासाइट है। दरअसल मिस्टर ए का पैरासाइट अब शिंची की मोम के शरीर में एंटर कर चुका होता है। मिगी शिंची को बोलता है कि तुम्हें उसे मारना होगा, वरना वो तुम्हें मार देगा, लेकिन शिंची केवल खड़ा होकर देखता रहता है, वो भला अपनी माँ को कैसे मारे। तभी मिगी उसे मारने की बात करता है तो शिंची मिगी के गले पर चाकू रख देता है कि खबरदार अगर ऐसा सोचा भी तो। थोड़ी ही देर में शिंची की मोम का चेहरा अचानक कई हिस्सों में बंट जाता है और वो शिंची पर अटैक कर देता है, जिससे शिंची नीचे गिर जाता है। इसके बाद शिंची की मोम वहाँ से चली जाती है। मिगी को पता चलता है कि शिंची नहीं बचेगा अगर उसने उसकी मदद ना की तो। इसीलिए मिगी अपनी कुछ सेल्स को शिंची के हाथ से अलग करके उसके घाव को हील करने में लगा देता है। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिंची देखता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तभी वहाँ मिगी आता है और उसे सारी बात बताता है। इसके बाद वो शिंची को ये भी बताता है कि अब मिगी को दिन में 4 घंटे की नींद लेना ज़रूरी होगा, ताकि वो अपनी पावर्स को रिकवर कर सके। और उस टाइम पीरियड में शिंची को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि उस टाइम मिगी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब शिंची सीधा तमाया के पास आता है और तमाया से उसके हस्बैंड मिस्टर ए का पता पूछता है, जिस पर तमाया उसे कुछ भी नहीं बताती। अब सीन डिटेक्टिव की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे तमाया के हस्बैंड की डेड बॉडी के पास शिंची के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और वो शिंची के घर पूछताछ के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी ठोस सबूत ना मिलने के कारण उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन जब शिंची अपने स्कूल आता है तो वो देखता है कि तमाया के स्टूडेंट पैरासाइट समादा ने भी उन्हीं के स्कूल में एडमिशन ले लिया होता है। इस बात से शिंची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दरअसल तमाया ने ही उस स्टूडेंट को शिंची पर नज़र रखने के लिए वहाँ भेजा होता है। समादा सभी स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है ताकि उस पर कोई शक ना करे, लेकिन एक लड़की मजाक मजाक में समादा का एक बाल तोड़ लेती है, लेकिन टूटने के बावजूद भी उसका बाल हिल रहा होता है। दरअसल इंसानों को अब तक पैरासाइट्स के बारे में इतना ही पता चला होता है कि पैरासाइट्स के बाल टूटने के बाद भी हिलते रहते हैं। इस बात से पूरी क्लास को पता चल जाता है कि समादा भी एक पैरासाइट है। तभी समादा अपने असली रूप में आ जाता है। शिंची की फ्रेंड मुरानो भी उसी क्लास में होती है और वो समादा के ऊपर एक एसिड की बोतल फेंक देती है, जिससे समादा अपना टेम्पर खो देता है और सभी को मारने लगता है। शिंची को जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है तो वो भागता हुआ मुरानो के पास आता है और खिड़की से जंप लगाकर मुरानो को वहाँ से बचाकर बाहर ले आता है। अब तक समादा ने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया होता है। तभी वहाँ तमाया आती है और समादा पर एक एक्सप्लोजिव फेंकती है, क्योंकि उसने
काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया होता है। वो एक्सप्लोजिव फटता है लेकिन समादा फिर भी बच जाता है और वो काफ़ी सारे पुलिस वालों को मारता हुआ स्कूल की छत की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ मीगी शिंची को बताता है कि समादा स्कूल की बिल्डिंग की छत पर जा रहा है, तो शिंची एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और मीगी को एक धनुष बनाकर समादा पर एक रोड से वार करता है, जो समादा के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे समादा वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद तमाया शिंची से मिलती है और शिंची को अपने हस्बैंड पैरासाइट मिस्टर ए का एड्रेस देती है, जिसने शिंची की मॉम को होस्ट बना रखा होता है। साथ ही वो शिंची को बताती है कि उसकी डिलीवरी भी अब पास में है, इसीलिए उसे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे तमाया अपने बच्चे को जन्म देने के करीब आ रही होती है, उसमें माँ होने के ह्यूमन इमोशंस भी आ रहे होते हैं। इसके बाद शिंची तमाया के बताए एड्रेस पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को देखता है जिस पर पैरासाइट ने कंट्रोल किया होता है। तभी मीगी शिंची से कहता है कि अब उसके सोने का टाइम हो गया है। ऐसा कहकर वो अपने आप को एक तलवार में बदल देता है, यानी अब शिंची को उस पैरासाइट से अकेले ही लड़ना होगा। शिंची और पैरासाइट के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है और पैरासाइट शिंची पर भारी पड़ रहा होता है। तभी शिंची की मॉम उस पैरासाइट के ऊपर कुछ समय के लिए कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है, जिससे शिंची को थोड़ा टाइम मिल जाता है और शिंची अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इस बात से शिंची को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी मॉम भी पैरासाइट के साथ मारी जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को मेयर की पोस्ट को ग्रहण करते हुए दिखाया जाता है और ये आदमी भी एक पैरासाइट होता है, यानी अब पैरासाइट्स पॉलिटिक्स की पावर का भी यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हमें एक स्पेशल टास्क फोर्स को दिखाया जाता है जो इन पैरासाइट्स के सभी केसेस को अपने अंडर ले लेती है। अब हमें तमाया और मेयर को एक नए पैरासाइट से बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। दूसरी तरफ शिंची मुरानो से मिलने हॉस्पिटल में आता है क्योंकि मुरानो को उस स्कूल वाले इंसिडेंट के दौरान थोड़ी चोट लग गई होती है। वहाँ शिंची ये शपथ लेता है कि वो हर एक पैरासाइट को ख़त्म कर देगा। तभी हम एक जासूस को शिंची की फ़ोटो लेते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मूवी की नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।